Hello students, how are you students? Again you are warm welcome in this next video. This is the video series of chapter number 7 tissue. In this video series we are discussing about the animal tissue. So this is the next video of the animal tissue students. Keep watching till ending, it is very interesting. So let's discuss about the next animal tissue. This is fluid connective tissue. Fluid connective tissue. In earlier videos we have discussed about the different connective tissue, but it is a special connective tissue, that is fluid connective tissue. So students, let's discuss about it. What is it? Students, you know, in our body each and everywhere blood is present. If we will cut the toe of our leg, blood is also present. If we injured in our head, blood is also present in that portion of body. So students, you know, blood connects each and every cell, each and every part of the body. That is why it is known as the connective tissue. But it is in liquid form, that is why it is fluid connective tissue. So students, let's understand in detail. Blood has a tissue. Your blood is known as the tissue. Why? Because different types of cells are present in this fluid, that is why it is tissue. So students, which type of cells are present? So let's discuss the composition of blood. So this is the composition of blood. Composition of blood. What is the composition of blood? Blood को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सा है? एक तो आपका प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट. जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं. प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट. फॉर्म्ड एलिमेंट को हम लोग सेल भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग ब्लड सेल कहते हैं. तो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ये दो टाइप के होते हैं. प्लाज्मा ये बनाता है आपका 55% ऑफ ब्लड, यानी पूरे हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसका 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होती हैं? ब्लड सेल्स होती हैं. तो आप देख सकते हैं इस तरह से प्लाज्मा कंटेंट ज़्यादा है. प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा किसको कहते हैं? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कभी जब हम आपको हमारी बॉडी में कहीं पर भी इंजरी हो जाती है, मान लो यहाँ घाव हो गया, अब ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है और ब्लड बाहर जब निकलना बंद हो जाता है, सपोज अब ब्लड निकलना बाहर बंद हो गया, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस जगह पर जब ब्लड निकलना बंद हो जाता है तो फिर कुछ फ्लूइड वाटर की तरह इस तरह से निकलता है. तो वो वाटर की तरह जो फ्लूइड होता है येलोइश इन कलर, जो ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब जो आपका सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, और वाटर की तरह जो सबस्टेंस यानी ब्लड के बाद ये जो फ्लूइड निकलता है येलोइश कलर का, यही क्या है? प्लाज्मा है. क्या है? प्लाज्मा है. लेकिन ये अब ट्रांसपेरेंट और या येलोइश कलर का क्यों होता है? क्योंकि ब्लड का पोर्शन प्लाज्मा, जिसमें सेल्स तो निकलना बाहर बंद हो जाती हैं, लेकिन प्लाज्मा अभी भी हमारे बॉडी से बाहर या हमारे वुंड से, जहाँ पर हमें घाव हुआ है, वहाँ से अभी भी बाहर निकल रहा है. क्यों? प्लाज्मा इज द लिक्विड, और प्लाज्मा जस्ट लाइक द वाटर, तो वाटर की तरह है. तो वाटर तो जरा सी कहीं से भी अगर लीकेज होगा तो ज़रूर निकलेगा. सेल्स थोड़ा साइज ज़्यादा होता है उनका, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का साइज़ कम होता है, तो इसीलिए प्लाज्मा बाहर आने लगता है, सेल्स बाहर नहीं आती हैं, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ट्रांसपेरेंट. जब तक प्लाज्मा ब्लड में होता है तब तक उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है. तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ये प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट. अब प्लाज्मा जो होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है? प्लाज्मा में 92% ऑफ वाटर होता है. क्या होता है? 92% ऑफ वाटर. किसका? प्लाज्मा का. और प्लाज्मा टोटल अभी हमने बताया कितना? 55% ऑफ द ब्लड, बट 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर, यानी कि 92% प्लाज्मा का वाटर होता है. बाकी जो बचा 8% में क्या होता है? तो 8% जो वाटर के अंदर घुला हुआ होता है वो क्या होता है? एमिनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, नाइट्रोजनस सबस्टेंसेस, जिसको हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब मिनरल्स, गैसेस. अब प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? एल्बुमिन्स, फाइब्रोजिन, ग्लोबुलिन्स. तो आपको ये प्रोटीन के नाम याद नहीं करने, ये सब याद नहीं करना है. आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 8% ऑफ द प्लाज्मा इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस. इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस. तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, वाटर के साथ घुले हुए. तो आप समझ गए होंगे प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है. अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, जो हमारी क्या होती हैं? सेल्स होती हैं. तो सेल्स हम आपको अगर बताएं तो सेल्स आप लोग जानते हैं, ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स. ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं?
ये हमारी WBC होती हैं, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो WBCs को ही हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए इसके दूसरे नाम। प्लेटलेट्स आप लोग जानते हैं, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम आपको बता दें क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स इज द अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट ये दूसरा नाम है किसका, RBCs का। तो RBCs को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। तो आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी सकते हैं, एरिथ्रोसाइट RBC को कहते हैं, ल्यूकोसाइट WBC को कहते हैं, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए जो ये ल्यूकोसाइट है WBC होती हैं, तो WBCs अब दो पार्ट में डिवाइड की जाती हैं, यानी दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेल होती है उसका न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। तो अगर यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा है तो न्यूक्लियस के अलावा छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पर इस तरह से कण होते हैं, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे कण साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो जिस WBC के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये कण होते हैं, उसको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और जिसमें ये नहीं होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म होता है, तो उसको हम लोग A मतलब एब्सेंट, A फॉर एब्सेंट, ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि जो ग्रेन्यूल्स होते हैं सेल के अंदर वो एब्सेंट होते हैं WBC सेल के अंदर, इसीलिए इसको A ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट, ये भी 3 टाइप की होती हैं। तो कौन कौन सी 3 टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल। ये क्या होती हैं स्टूडेंट्स? WBC भी आप लोगों ने ये 9th क्लास में सेल चैप्टर मैंने आपको बताया था कि स्टेनिंग टेक्निक, यानी किसी भी सेल को, चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, हम किसी केमिकल डाई, यानी केमिकल डाई से हम लोग क्या करते हैं, कलर देते हैं, कलरिंग करते हैं। तो कलरिंग ऑफ सेल क्या कहलाता है, स्टेनिंग। तो जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं तो WBC कलर देती है। लेकिन WBC कब कलर देगी, जब हम लोग क्या करते हैं एसिड के साथ में, एसिडिक डाई, यानी कि जो एसिडिक केमिकल या एसिडिक डाई होते हैं, एसिडिक कलर होते हैं, जिनके नेचर एसिड का होता है, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जब हम ऐसी डाई से कलर करते हैं WBC को, तो वो कलरफुल हो जाती हैं एसिडिक डाई के साथ में, लेकिन बेसिक डाई के साथ में नहीं होती हैं। तो बेसिक डाई के साथ में नहीं होती, एसिडिक डाई के साथ में होती हैं, इसीलिए इनको हम लोग इओसिनोफिल या एसिडोफिल्स कहते हैं। एसिडोफिल्स आप कैसे याद रख सकते हैं, PHILS। फिल्स का मतलब होता है लविंग, यानी कि जो अट्रैक्ट होता है या फिर ऐसा सबस्टेंस जो उसको रिटेन कर ले, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, यानी एसिड डाई को ये अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए इनका कलर एसिड डाई के साथ में आता है। तो इसको एसिडोफिल्स कहते हैं। एसिडो मीन्स एसिड, फिल्स मीन्स लविंग, यानी कि जो एसिड को लविंग कर, एसिड लविंग होती हैं, एसिड के साथ में कलर देती हैं, तो एसिडोफिल्स हो गई। इनका दूसरा नाम यूसिनोफिल्स। नेक्स्ट आपका बेसोफिल्स, जो बेसिक डाई के साथ में कलर देती हैं। न्यूट्रोफिल्स, जो ना तो एसिड के साथ में कलर दें ना ही बेसिक के साथ में कलर दें, तो इसीलिए उनको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। हालांकि आप नाम याद रख सकते हैं क्योंकि 10th क्लास में आपको फिर पढ़ना है, तो इसीलिए थोड़ा सा एडवांस है आपके लिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये कौन से टाइप की WBC हैं, ये हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये लिम्फोसाइट क्या होता है, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है, लिम्फ में। तो लिम्फ क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। मोनोसाइट, ये दो ऐसी WBC होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। तो अब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या करती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम कौन बनाता है, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट भी इम्यून सिस्टम को बनाने में हेल्प करती हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी होता है उसको ख़त्म करने का काम करती हैं। ये भी आपका न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करने का काम करती हैं। ये दोनों भी आपका इम्यून सिस्टम बनाने में, तो इसका मतलब टोटल, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि WBC जो होती हैं वो हमें इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो WBC आप लोग समझ गए, इम्यून सिस्टम बनाती है, हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो इसीलिए आजकल देख रहे हैं आप, कोरोना वायरस क्यों लोगों को परेशान कर रहा है, किन लोगों की डेथ हो रही है, जिनका इम्यून सिस्टम खराब है, यानी कि जिनकी WBC का जो टाइप है लिम्फोसाइट्स ये कमज़ोर है, तो इसीलिए उनको कोरोना वायरस ज़्यादा अटैक कर रहा है। जिनका WBC का
टाइप अच्छा है, तो इसलिए उनको कोरोना वायरस अटैक नहीं कर रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्लेटलेट्स का नाम पड़ा थ्रोम्बोसाइट। क्यों पड़ा थ्रोम्बोसाइट? इसलिए पड़ा क्योंकि थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट। तो क्लॉट का आप लोग जानते हैं ब्लड कहीं पर क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि हमको जब कहीं कट लग जाता है तो ब्लड बहता रहता है और 2-3 मिनट के बाद बहना बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग होती है और क्लॉट को क्या कहते हैं थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस से इसका नाम पड़ा है थ्रोम्बोसाइट, जो आपको पहले बताया था। क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में मदद करती हैं, जिससे कि हमारा ब्लड ज़्यादा देर तक ना बहे और हमारी डेथ ना हो। नहीं तो बॉडी से सारा ब्लड निकल जाएगा और जिस पर्सन को इंजरी हुई है उसकी डेथ हो सकती है। इरिथ्रोसाइट, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप लोग देख ही रहे हैं, ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये क्या है, ये आरबीसीज हैं, यानी कि इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इरिथ्रोज, इरिथ्रोज का मतलब होता है रेड इन कलर, तो रेड इन कलर है इसीलिए इनका नाम पड़ा है इरिथ्रोसाइट। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर करना। यानी हमारे लंग्स में, मान लो अगर ये लंग्स हैं तो ये ऑक्सीजन को अंदर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना इनका काम होता है। तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं आरबीसी। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इनके फिगर देखते हैं कि किस तरह की ये दिखती हैं सारी। तो चलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले तो अगर हम लोग देखें तो ब्लड क्या होता है आप लोग को अभी मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी आप थोड़ा सा फैक्ट है ब्लड के बारे में वो ज़रूर समझिए। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है। ब्लड मेक्स अप 7% ऑफ योर बॉडी वेट, 7% हमारी बॉडी वेट का होता है। मान लीजिए अगर किसी पर्सन का वेट क्या है 70 kg है, अगर 70 kg उसकी बॉडी का वेट है तो उसमें ब्लड कितना होगा, 7% आप निकाल लीजिए 70 का 7%, तो 70 मल्टीप्लाई बाई 7/100, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका अबाउट 4.9 लीटर। तो 4.9 लीटर ब्लड होगा किसकी बॉडी में, जिसकी बॉडी का वजन 70 kg है। तो इस तरह से आपकी फैमिली में जितने लोग के अलग अलग वेट है, बॉडी वेट, आप अपना खुद भी निकाल सकते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड कितना है। अ न्यू वन बेबी हैज़ अबाउट 1 कप ऑफ ब्लड ऑन हिज बॉडी। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी में कितना ब्लड होगा। एक नया बच्चा जो अभी जिसकी बर्थ हुई है उसमें 1 कप ब्लड होगा। ह्यूमन ब्लड कंटेन्स मेटल्स एटम इंक्लूडिंग आयरन। आप लोग जानते हैं ब्लड में आयरन होता है, लेकिन आयरन के अलावा भी बहुत कुछ होता है। क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है, लेड होता है और कॉपर भी होता है। तो अब ये सब जो हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं। तो मिनरल्स हम लोग देते हैं ना, देखते हैं कि हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि मिनरल्स आप हरी सब्जियां खाइए, उससे मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं उसको समझ लीजिए ज़रा। जैसे हम लोग सोडियम मिनरल की बात करें तो सोडियम जब आयनिक फॉर्म में होता है और हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी, तो उसको कहते हैं मिनरल। तो इसीलिए जितने भी आप देख रहे हैं जो मेटल आइटम हैं वो सब आयनिक फॉर्म में होते हैं और तब इनको हम लोग मिनरल कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आप, ये डिफरेंट सेल्स जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, एरिथ्रोसाइट इस तरह की होती है जो डिस्क शेप होती है, राउंडेड इन स्ट्रक्चर होती है। और इसका काम क्या होता है कि इसमें इसका जो रेड कलर क्यों होता है, रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, कलर। इसको हम लोग इंग्लिश में कलर कहते हैं, कलर। और इसका जो कलर है वो किस फॉर्म में है, केमिकल, यानी केमिकल है जो कलर देता है। वो कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। समझ गए ना आप। यानी एक इसमें जो पिगमेंट होता है जो रेड कलर देता है, उस पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। यानी जो आरबीसी है तो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसलिए आरबीसी का कलर कैसा दिखता है, हमको रेड दिखता है। अब बात करते हैं ये ब्लड में कितनी होती हैं। तो अब देखिए आरबीसी जो होती हैं उनका नंबर होता है ब्लड में आपका 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। तो पर क्यूबिक एमएम, यानी इस तरह से हम लोग लिखते हैं 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक
mm। तो ये पर क्यूबिक mm क्या है? पर क्यूबिक mm हमको तो इसे नंबर में लिखना चाहिए, सिर्फ 4.5 और 5 मिलियन लिख देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम लोग पर क्यूबिक mm इसलिए लिख रहे हैं, जैसे अगर हम क्या करें, एक स्लाइड में एक मान लीजिए एक क्यूब बना है, तो ये क्यूब जो है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर का एक क्यूब, आपने मैथमेटिक्स में क्यूब पढ़ा होगा, तो क्यूब इसके अंदर 1 मिलीमीटर वाटर आ सकता है। तो अब 1 मिलीमीटर ब्लड जब इसके अंदर भरा जाता है, तो उस 1 मिलीमीटर ब्लड में, इस क्यूब में, 1 मिलीमीटर के क्यूब में जो ब्लड आता है, उस ब्लड में कितनी आरबीसी होती हैं? तो सोचिए, लगभग इसमें एक ड्रॉप ब्लड आएगा, तो एक ड्रॉप में इतनी आपकी होती हैं 5 मिलियन, यानी कि 4.5 टू 5 मिलियन जो आरबीसी प्रेजेंट होती है। सोचिए, जो आपका 4.5 लीटर ब्लड है, यानी कि 5 लीटर ब्लड में कितनी आरबीसी होंगी, तो आप समझ सकते हैं। बात करते हैं ये सब टाइप किसके हैं। देखिए, मोनोसाइट ऐसी दिखती है, लिम्फोसाइट ऐसी दिखती है, न्यूट्रोफिल ऐसी दिखती है, बेसोफिल और यूसिनोफिल। हमने आपको बताया था, ये जो आपको स्पॉट दिख रहे हैं ग्रे ग्रे कलर के, तो ग्रे कलर के आपको या ब्लूइश कलर के जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इनको हम तीनों को क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप, इन दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो समझ गए होंगे आप। तो ये आपके डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है आपको हमने बता दिया, लेकिन नंबर बता देते हैं कितना होता है। ये आपका 8000 पर क्यूबिक mm होता है। यानी कि भाई पर क्यूबिक mm तो आपको अभी बता ही दिया हमने कि 1 mm के क्यूब में जितना ब्लड आएगा उसमें लगभग 8000 डब्ल्यूबीसी होंगी। समझ गए ना। अब इनका लाइफ स्पान देखिए, जो आरबीसी है वो हमारी बॉडी के अंदर 120 डेज तक, यानी 120 डेज तक जिंदा रहती है, और उसके बाद ख़त्म हो जाती है, नई आरबीसी बन जाती है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है उनका 1 घंटे भी हो सकता है, 1 घंटे तक जिंदा रहती हैं कुछ, फिर नहीं बनती रहती हैं, कुछ जल्दी काफ़ी दिनों तक, यानी 1 घंटे से लेकर के कुछ महीनों तक ये जिंदा रहती हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये इस तरह से आपको दिखाई देती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनको हम लोग क्या नहीं कहते, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं कहते। प्रोकैरियोटिक सेल नहीं कहते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि ये बनती किससे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से नहीं बनती हैं, ये बनती हैं यूकैरियोटिक सेल से। तो यूकैरियोटिक सेल से बनती हैं, यानी कि इनमें पहले शुरुआती स्टेज में न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में जब ये मैच्योर होती हैं तो न्यूक्लियस इनका डिसअपियर हो जाता है। इसीलिए इनमें न्यूक्लियस तो नहीं दिखता है, लेकिन इनको प्रोकैरियोटिक नहीं कहते हैं। ये एक पॉइंट था, आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब ये क्या करती हैं, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करती हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर इंजरी हो गई, ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में ब्लड इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर इंजरी हो गई, अब ब्लड बाहर निकलने लग गया यहाँ से। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, यहाँ पर इस तरह से डिपॉजिट हो जाती हैं और एक नेटवर्क बना देती हैं जो इसमें इसको ब्लॉक करने का काम करती हैं। तो ब्लड सेल्स जो बाहर जा रही थी वो अब बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन प्लाज्मा अभी भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बाहर जाता है, तो इसलिए ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब बात आती है कि ये बनती कहाँ है, सारी जितनी की जितनी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सब कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में। कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में। तो आपने क्रिस 3 मूवी देखी होगी, उसमें क्या करते हैं, बोन मैरो के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, यानी कि उसमें बोन मैरो निकाल लिया जाता है उसका। तो विवेक ओबराय उसका बोन मैरो निकाल लेता है और उसके बाद जो है वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। तो बोन मैरो एक्चुअली में क्या है आपको बता दें। आपने बोन तो देखी होंगी, मान लो जी एक ये बोन है, ठीक है। अब बोन है, तो इस बोन के अंदर एक खोखला पोर्शन होता है, खोखला पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं बोन कैविटी। और बोन कैविटी के अंदर जो भरा होता है, ये सेल्स होती हैं इसके अंदर बहुत सारी, इसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो, तो बोन मैरो, यहाँ पर बोन मैरो से ही सारी सेल्स बनती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब यहीं बनती हैं। और ये सब एक ही टाइप की सेल से बनती हैं जिसको हम लोग स्टेम सेल कहते हैं, स्टेम सेल। तो स्टेम सेल्स इज द सेल विच कैन फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो आप लोग ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोग को। और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ये आपको पता है। किस में सर्कुलेट करता है, ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं,
ये आप समझ लीजिए 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपने 7th क्लास में पढ़ा है, और एक जिनमें डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें बहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स, और जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है उसको क्या कहते हैं, आर्टरी। आप 10th क्लास में फिर से आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए डिटेल से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरा आपके सिलेबस में भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप ब्लड के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है जो आप येलोइश कलर का पूरा एक नेटवर्क देख रहे हैं, एक जाल देख रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या, ये है पूरा नेटवर्क जो नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। तो आप लोग देखिए, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब हमने जो पूरा कनेक्टिव टिश्यू है वो ख़त्म कर लिया है और हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टिश्यू पर आ गए, एनिमल टिश्यू, जो कि क्या है, नर्वस टिश्यू है। तो नर्वस टिश्यू के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे अब। चलिए देखते हैं। नर्वस टिश्यू आर द टिश्यू विच मेक्स अवर नर्वस सिस्टम in whole body. These tissue are thread-like structure. These tissues has the thread-like structure. Their construction unit is nerve cell, which is also known as a neuron. तो आप लोग जानते हैं ना, इस तरह से देखिए पिक्चर में देख रहे हैं, जो पूरा इस तरह से एक थ्रेड लाइक पूरी बॉडी में एक वायरिंग है। जैसे आप लोग आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, फैन के लिए, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, बल्ब के लिए, ट्यूबलाइट के लिए, अलग अलग जगह पर सारी चीज़ें होती हैं, तो सब वायरिंग की हुई होती है, पूरे हाउस में वायर पड़ी हुई होती है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी ये वायरिंग की हुई होती है, यानी कि नेचर इसमें हमारी पूरी बॉडी में वायरिंग करती है। ये वायरिंग क्यों होती है, और ये वायरिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है, नर्वस टिश्यूज से। तो नर्वस टिश्यूज एक सेल से मिलकर के बने होते हैं, एक टाइप की सेल। उन सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, या फिर नर्व सेल कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे, दीज टिश्यू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग द ऑल बॉडी ऑर्गन्स। तो आप लोग देख रहे हैं, हमारा मेन नर्वस सिस्टम का जो मेन बॉडी पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्रेन। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद पूरी बॉडी में इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आगे देखते हैं कि नर्वस टिश्यू क्या होता है, यानी कि नर्वस टिश्यू किससे मिलकर के बना होता है, न्यूरॉन से। तो सबसे पहले तो न्यूरॉन के बारे में जानना चाहिए। तो न्यूरॉन के बारे में जानते हैं और न्यूरॉन कैसे नर्वस टिश्यू बनाता है ये समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या है, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। किसका, न्यूरॉन, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं, नर्व सेल। तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर है ये, उसको देखिए आप। देखिए आप लोग नर्व सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक तो आपका एक सेल बॉडी, सेल बॉडी, और दूसरा आपका नर्व प्रोसेस, नर्व प्रोसेसेस। तो ये 2 पार्ट होते हैं। अब आप देख रहे हैं ना, इधर ये जो वाला पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं क्या, जो आप ये सेंटर में देख रहे हैं इतना पोर्शन, ये वाला क्या है, सेल बॉडी है। और बाकी जो इससे ये ब्रांचिंग निकली है इसको क्या कहते हैं, नर्व प्रोसेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व प्रोसेसेस। तो सेल बॉडी देखते हैं, सेल बॉडी में क्या क्या होता है। इसमें सोमा का मतलब होता है सेल बॉडी। अब यहाँ पर सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म होता है, और उस साइटोप्लाज्म में बाकी सेल ऑर्गेनल होते हैं, एक्सेप्ट क्या, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नहीं होता है। यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर ये ग्रेन्यूल्स होंगे जिनको हम लोग निसेल्स ग्रेन्यूल कहेंगे, निसेल्स ग्रेन्यूल। आप किसी अच्छी बुक में अगर रेफरेंस वगैरह में देखेंगे तो निसेल्स ग्रेन्यूल मिलेंगे। ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। सेंट्रियोल जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे, सेल बॉडी से जो ब्रांचेज निकली हुई हैं, तो आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेज निकली हुई हैं और एक बड़ी ब्रांच निकली हुई है। तो जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं सेल बॉडी से जो निकलती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है एक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन। तो अब ये एक्सॉन सबसे बड़ी ब्रांच है और छोटी छोटी ब्रांचेज हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो एक्सॉन, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, आप लोग देख रहे हैं सेल्स की बनी हुई कवरिंग है।
तो वो सेल्स की बनी हुई कवरिंग को हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। तो माइलिन शीथ का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, जैसे वायर होती है तो वायर के ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग होती है रबर की या प्लास्टिक की। तो आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रिक वायर होती है उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, तो वो क्या काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है। यानी कि अगर एक से ज़्यादा वायर आसपास में पड़ी है तो इंसुलेशन का काम करती है, आपस में उन वो टच ना हो। तो इंसुलेशन का काम ही यहाँ पर माइलिन शीथ भी करती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ये फैली रहती हैं सेल्स, तो ये वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का भी काम करती हैं, क्योंकि ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को ले जाती हैं डिफरेंट पार्ट तक। तो आप लोग समझ रहे हैं। अब आप देखिए जहाँ पर एक सेल खत्म होती है वहाँ पर ये पिट बन जाता है, थोड़ा सा डिप्रेशन बन जाता है। इस डिप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नोड, नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, RENVIER, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो ये नोड ऑफ रेनवियर हो गया। और आप देख रहे होंगे ये सेल में ये छोटा सा न्यूक्लियस है, यहाँ पर आप जगह जगह देख रहे होंगे। तो इस न्यूक्लियस को कहते हैं स्वान्स न्यूक्लियस, स्वान न्यूक्लियस। क्यों कहा इसको स्वान न्यूक्लियस, क्योंकि स्वान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया, इसलिए स्वान न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये सेल की कवरिंग है, तो उस सेल का न्यूक्लियस स्वान न्यूक्लियस हो गया। सेल्स के बीच में डिप्रेशन है, जो जहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट है उसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, और पूरी कवरिंग को माइलिन शीथ कहते हैं। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट हैं। अब होता क्या है, देखिए अगर हम इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन को अगर कोई टच करता है, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में पड़ी हुई है, तो स्किन को टच करेगा तो ये स्किन से भी जुड़ी हुई हैं, पूरी बॉडी में फैली रहती हैं, हर पार्ट में फैली रहती हैं। क्यों, आप अगर आपकी उंगली को कोई काटता है या पिन चुभोता है तब भी आपको पता चलता है, फिर आपके पैर में कोई अगर चोट लगाता है तो भी आपको पता चलता है, सर में हथौड़े से बार करेगा तो भी पता चलता है। इसका मतलब हर बॉडी पार्ट में ये फैले हुए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी बॉडी को कोई टच करता है तो ये एक सिग्नल मिलता है इनको, और वो सिग्नल यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में बहुत तेज़ी से मूव करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं आपकी उंगली में, पैर की उंगली में अगर आपको कोई पिन चुभाता है तो तुरंत आपके ब्रेन को पता चल जाता है। यानी कि जैसे हमने स्विच को ऑन किया तुरंत लाइट जल जाती है, उतना ही तेज़ी से, यानी मिली सेकेंड में भी, एक सेकेंड से भी कम टाइम में ये काम करता है। तो आप देखिए कितना बढ़िया हमको इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम दिया है नेचर ने, इसको रियलाइज करने की बात है। तो आप देखिए कि अब ये पूरा एक क्या है, न्यूरॉन है। और आपने ये देखा ये क्या है, टर्मिनल एंडिंग क्या है, एक्सॉन की जो टर्मिनल पोर्शन है आप देख रहे हैं ना, ये भी ब्रांच्ड है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग क्या काम करती हैं, ये दूसरे न्यूरॉन से जुड़ने का काम करती हैं। तो कैसे, देखिए आप इधर इस फिगर में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से, देखिए एक न्यूरॉन जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है। यानी यहाँ पर जो नर्व एंडिंग है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या काम करती हैं, इस तरह से देखिए एक सेल ये, दूसरी सेल ये, तो इस तरह से पूरा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो नर्वस टिश्यू इसीलिए कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। तो आप लोग जो अभी देख रहे थे एनिमेशन में, पूरा वायर लाइक स्ट्रक्चर जो था वो पूरी बॉडी में फैला था, वो इन्हीं टिश्यू से मिलकर के बना है। सिनेप्स ये क्या है एक्चुअल में, ये दोनों की कनेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि जहाँ पर नर्व एंडिंग डेंड्राइट से जुड़ती हैं तो इसी कनेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक सेल से उसके नर्व एंडिंग में जाएगी इंफॉर्मेशन, फिर दूसरी सेल के सेल बॉडी में, और फिर इस तरह से होते हुए एक सेल से दूसरी सेल पूरे टिश्यू में, और पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ ये फैले रहते हैं हर जगह इंफॉर्मेशन कनेक्ट होती रहती है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए फिर से उसी एनिमेशन को देख लीजिए और समझिए किस तरह से वो काम करता है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे अच्छे से तो देखिए पैर में भी आपके है, हेड में भी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि जितने भी ब्रांचिंग है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो ब्रेन से जुड़ी होती है। इसका मतलब हमारे किसी बॉडी पार्ट में अगर कुछ भी टच कोई करता है या फिर कोई पिन चुभती है, चोट लगती है, बर्निंग होती है, तो तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन तक भेजता है, और ब्रेन उसको समझता है कि क्या लगा, इंजरी हुई, क्या हुआ, टच हुआ, किस तरह की वो स्टिमुलस था, वो उसको समझने की कोशिश करता है। तो ये हमारा पूरा था नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यूज़ के बारे में स्टूडेंट्स। ये
आगे आप लोग 10th क्लास में जब आएंगे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका 7th चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल से आप लोग 10th क्लास में इसको और पढ़ने वाले हैं। तो इस 9th क्लास में इतना ही। Thank you for watching this video. Students, if you like the video, you can comment in the comment box. Also, share more and more among your friends and subscribe the channel. Thank you.